नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। पूरे सप्ताह की पॉलिटिकल खबरों को समेटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब तो नहीं हो पाती हैं, कुछ मुख्य मुख्य। प्रोफेसर साहब, दिल्ली सरकार अंतोगत्वा रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में बन गई। जब रेखा गुप्ता जी का मनोनयन हुआ तो पहला रिएक्शन ये मुझे था कि बहुत अच्छा हुआ, एक महिला कम से कम बीजेपी को जी, सुध आई। लेकिन उसके जी। बाद जब रेखा गुप्ता जी के तमाम ट्वीट्स और तमाम वो देखने शुरू हुए, तो हुँ, वो गालियाँ तो देने में ऐसी एक्सपर्ट हैं कि कोई पुरुष भी शर्मा जाए। मतलब हुँ, हम हाँ, अ, जो जो जिस गंदे लेवल की गालियाँ और अरविंद केजरीवाल को उनकी माँ को कहाँ-कहाँ भेजने की जो उन्होंने हुँ, सार्वजनिक रूप से ट्वीट करके कहा था। एक तो ये बात हो गई एक एक उसमें, और दूसरा मोदी जी ने जब अभी दिल्ली में प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि भई ये पहली ही कैबिनेट में ₹2500 पर मंथ का जो महिलाओं का वादा है, यह उन्होंने कहा था बीजेपी जेपी ने, ये मोदी की गारंटी है। ये मोदी का पहली कैबिनेट में ये होगा। पहली कैबिनेट तो हो गई, इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। हुँ, हुँ, तो मतलब ये आदत बार-बार मोदी जी की पड़ गई है कि झूठ बोलो और झूठ बोलो, बार-बार झूठ बोलो, ये तो खुद ही हुँ, कहते हैं, दोनों चीज़ों पे। हुँ, दिल्ली सरकार हुँ, फॉर्मेशन और हुँ। जो जो मोदी जी के जो भी चुनावी वादे थे, उसका कहीं अभी तक दूर-दूर तक कुछ पता नहीं है कि वो कब पूरे हों। अभय भाई। देखिए, इसमें मुझे ये लगता है कि रेखा गुप्ता नरेंद्र मोदी की उम्मीदवार नहीं है। रेखा गुप्ता नरेंद्र मोदी की पसंद नहीं है। मेरा अपना मानना ये है। ये अमित शाह की भी पसंद नहीं है। ये इन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से ये नाम थमाया गया है। देखिए, विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता का रिकॉर्ड काफ़ी खराब रहा है। वंदना कुमारी उनको 2 चुनावों से लगातार हरा रही थीं। इस बार तो शालीमार गार्डन से जो रेखा गुप्ता लड़ रही थी, वहाँ वंदना कुमारी फाइट से ही गायब थी। मतलब उनको एक तरह से वो मौजूद ही नहीं थी, ना वो कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थी और ना ही उनके बस्ते लगे हुए थे। वहां पे हमारे कुछ समाज वैज्ञानिक मित्र रहते हैं, उन्होंने मुझसे बार बार कहा कि क्या आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से बिक गया है। बहरहाल ये तो इस स्थिति में ये जीत पाई है। दूसरी बात, अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये की पसंद नहीं होती तो मोदी जी बहुत जल्दी इनका नाम घोषित कर देते। इनको 11 दिन इसीलिए लगे घोषित करने में, क्योंकि मोदी जी को भी ये दिखाना पड़ता है कि भाई वो इतना आसानी से हर चीज नहीं मान लेंगे तत्परता के साथ में। तो ये संघ की पसंद। अच्छा, अब संघ की पसंद क्यों है, इसका पता लगाना अभी मुश्किल है। धीरे धीरे ये पता चलेगा, क्योंकि इनके अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं है। ना तो प्रशासन संबंधी इनको कोई अहलियत प्राप्त है, ऐसा कोई भी गुण नहीं है। ना इनका कोई व्यक्तित्व चमकदार है, ना कोई बड़ी अच्छी ये वक्ता है, कुछ भी नहीं है इनके साथ में। इनके सामने जी किसी भी पद पे इन्होंने कभी काम नहीं किया है। बहरहाल इनको बना दिया गया। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने कैबिनेट की पहली मीटिंग में महिलाओं को ₹2500 देने का जो वायदा नरेंद्र मोदी ने किया था और जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी है, उस वायदे को पहली मीटिंग में उन्होंने क्यों नहीं पारित किया? देखिए, वो ₹2500 तभी दे पाएंगे जबकि कैबिनेट से प्रस्ताव पास होगा, वरना तो खजाने से एक भी पैसा नहीं निकल सकता जी, किसी को जी। देने के लिए। हाँ, तो पहली मीटिंग में चाहती तो उस प्रस्ताव को तो पास करा ही सकती थी। अगर भाई प्रस्ताव पास कराने के, ये तो इनकार तो कर नहीं सकते ये लोग ₹2500 देने से। देर सवेर कर सकते हैं। देर सवेर करने का भी क्या फायदा है? आप जरा सोचने की बात है। देर सवेर करने का भी क्या फायदा है? अंततः आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो ये छत्तीसगढ़ नहीं है जहां आप वायदा करें और मुकर जाएं, उसके बाद कोई उसकी सुध ना ले। ये दिल्ली है। सड़कों के ऊपर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में महिलाएं उमड़ पड़ेंगी। और आज ही संजय कुमार का एक लेख छपा है भास्कर में। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोकनीति सीएसडीएस के आंकड़ों के अनुसार महिला वोटरों में आम आदमी पार्टी चुनाव जरूर हार गई है, लेकिन महिला वोटरों में बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी को 6% की बढ़त है। 6% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट दिए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी इस बात में सक्षम है कि वो दिल्ली की सड़कों को आंदोलनकारी महिलाओं से भर दे, और इससे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे बहुत ही करारा तमाचा लगेगा। पूरे देश में उसकी छवि खराब होगी। इसके बावजूद उन्होंने ये जरूरत दिखाई, आप देखिए, कि उन्होंने पहली कैबिनेट मीटिंग में इसको पास नहीं किया। अगर उन्होंने मान लीजिए इसका आर्थिक विश्लेषण नहीं कराया था कि ये वाली सब्सिडी देने से, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने से अर्थव्यवस्था में क्या असर पड़ेगा, क्या खजाने में इतना पैसा है, ये नहीं कराया था। जबकि ये 1 मिनट की बात होती है। कोई भी अफसर जो कि फाइनेंस, जो दिल्ली सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो 5 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री के सामने डेटा रख सकता था कि हमारे पास कितना पैसा है, हम कितनी किस्त देंगे, तुम्हारा खजाना झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा।
और भविष्य में देंगे तो हम कहां से इसकी भरपाई करेंगे, ये सारी चीजें 5 मिनट तो मैं बहुत घटा के कह रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल से 1 घंटे में ये बात पूरा तखमीना बन के मुख्यमंत्री के सामने आ सकता था। लेकिन मुख्यमंत्री ने पसंद ये किया कि वो इसको कैबिनेट मीटिंग में पास न कराए। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके रिपरकशंस, इसके फलितार्थ क्या होंगे, ये जल्दी ही हम लोगों के सामने आएगा, अंदर की खबर भी आएगी। आतिशी का कहना यह है कि इन्होंने कहा कि भाई ये कोई नरेंद्र मोदी और उनका सवाल नहीं है, उन्होंने क्या कहा, ये मेरी सरकार है, मैं अपने हिसाब से ये तय करूंगी। मेरा मानना है कि अगर 2,500 रुपए का वायदा नहीं होता तो आम आदमी पार्टी को जो 6% की बढ़त है, ये बढ़त कम से कम 12 से 15% तक चली जाती है और केवल इसी मामले में जो 2% वोट भाजपा को ज्यादा मिले हैं वो उसको नहीं मिलते। तो ये 2,500 रुपए का वायदा बहुत इंपॉर्टेंट वायदा है। इन लोगों को ये भी देखना है कि और पहली जो अरविंद केजरीवाल ने सब्सिडियां शुरू कर रखी थी, उन सब्सिडियों को ये कैसे देंगे, कैसे जारी रखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कांटों का ताज है, ये कांटों का ताज पहने हुए हैं और इसमें चूंकि आरएसएस की पसंद है तो एक संघर्ष होना लाजमी है। वो संघर्ष पर्दे के पीछे होगा, लेकिन बहुत देर तक पर्दे के पीछे भी नहीं रह पाएगा, कभी न कभी बाहर निकल के आएगा। ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मुख्यमंत्री दिल्ली के प्रशासक की तरह काम करने के आदी हो चुके हैं। वो अपने आप को दिल्ली का मालिक मानते हैं, जो संसद में नियम बदला गया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला गया था, उसने उन्हें बना दिया था। अब भाजपा के मुख्यमंत्री से वो कैसे निपटेंगे ये उन्हें दिखाना पड़ेगा और भाजपा की मुख्यमंत्री उनसे अपनी फाइलें कैसे पास करवाएगी, अपने मनमाने अफसरों की कैसे नियुक्ति करवाएगी। अभी तो स्थिति यह है कि दिल्ली सरकार के पास चपरासी को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। चपरासी की नियुक्ति भी वही करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही करते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका निपटारा इनको करना है और सबसे बड़ी बात यह है कूड़े के पहाड़ हटाने हैं, कम से कम हटाने की शुरुआत होनी चाहिए। सड़कों की मरम्मत होनी है, बसों की मरम्मत होनी है, जो महिलाओं को मुफ्त बस पास जो मिला हुआ है, मुफ्त यात्रा का जो अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार की वजह से डीटीसी को जो आर्थिक दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, बहुत ज्यादा आर्थिक दिक्कतें उठानी पड़ रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं, सरकार किसी की भी हो, उसको कैसे दुरुस्त, उसकी भरपाई कैसे की जाएगी, यमुना की सफाई कैसे की जाएगी। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तो जो बयान दिया था कि यमुना की सफाई शुरू कर दी गई है और मशीन लगा दी गई है उसके लिए, वो तो बयान फर्जी था, क्योंकि वो उस काम को करने के लिए तो इनको कोई इजाजत नहीं मिली थी, ना इन्होंने किसी से अनुमति ली थी। अब तो वहां केवल मशीन लग गई है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है, बाकी मामला सब पूरा ठप पड़ा हुआ है। तो दिल्ली सरकार कांटों का ताज है, पूरा देश इस तरफ देख रहा है नजर गड़ाए हुए, और अगर इन्होंने इसमें जरा भी अपने कोताही की तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बदनामी होगी। जी, मैं अगले प्रश्न पे आऊं तो जो मैं समझ पा रहा हूं कि ये सब मोदी जी को झेलना पड़ रहा है 240 की वजह से। अगर वो 240 भले ही है लेकिन करंट 440 का लग रहा है। मैं जरा एक बात और चर्चा इसलिए करना चाहूंगा कि ट्रंप जी की बात में, क्योंकि उस ट्रंप जी के प्रेसिडेंट बनते ही बहुत उथल पुथल पूरी जगह हो गई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस पे चर्चा पहले भी लगातार करते आ रहे हैं लेकिन जो कल एक पवन खेड़ा ने एक खुलासा किया, क्योंकि यूएसएआईडी की जो नई वो आए तथ्य उसके अनुसार तो एलन मस्क साहब ने फैसला किया था कि अब यूएसआईडी अब वो नहीं देगी और उसने 21 मिलियन भारत के इलेक्शन के लिए दिए थे। वो दिल्ली नहीं, वो ढाका था और एलन मस्क साहब को सब कोई उनको डी से मतलब दिल्ली, डी से मतलब ढाका, डी से मतलब ढक्कन, डी से मतलब जो भी चाहिए वो, तो वो कुछ इस तरह के वहां के मतलब अब ये सोचिए शीर्ष नेतृत्व है जो दुनिया को तय कर रहा है कि दुनिया किधर चलेगी। लेकिन कल पवन खेड़ा के मैं इसलिए उसका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं दर्शकों का, कल पवन खेड़ा ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये करके बताया कि पुराने सीआईए, क्योंकि यूएसआईडी को बीजेपी कह रहा है कि सीआईए पोषित है और कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस को बैक कर रही है। उन्होंने बताया कि सीआईए के हवाले से नेहरू की सरकार गिराने के लिए, के कामराज की हत्या के लिए किस तरह से आरएसएस ने पैसा लिया था, उन्होंने आरएसएस को बैक किया था। ये उन्होंने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं थोड़ा इस पे एक टिप्पणी करके फिर एक आध प्रश्न और है मेरे उस नए वर्ल्ड ऑर्डर में, फिर हम लोग अगला प्रश्न लेंगे। लेकिन पहला पवन खेड़ा का आरोप कि ये आरएसएस ने हत्या और सरकार गिराने के लिए सीआईए की सहायता, भाजपा का आरोप और उसके बाद पवन खेड़ा का आरोप, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में विस्तार से जो खबर छपी है वो पहले पन्ने पर, इन तीनों चीजों को मिला लें
तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है बहुत ही गहरी जांच के लिए। और इस गहरी, अगर भारत सरकार की जांच एजेंसियों में कोई भी दम है, और इस गहरी जांच का जिम्मा रिसर्च एनालिसिस विंग और आईबी जैसी संस्थाओं को दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें विदेश मामला ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई नहीं कर पाएगी, ये जिम्मा वहां दिया जाना चाहिए। वो कैसे जांच करेंगे, इस जांच का मैंडेट कैसे तय होगा, या इसके ऊपर कोई आयोग बनाया जाना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर, इसमें जो सत्ताधारी दल है वो भी फंसा हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसके ऊपर भी आरोप है। मुख्य विपक्षी दल है, उसके ऊपर सत्ताधारी दल ने आरोप लगाया है। तो और साथ में अमेरिका भी इसके अंदर, भारत की पूरी विदेश नीति इसके साथ जुड़ी हुई है, बहुत बड़ा चक्कर है इसके अंदर। और इसमें जरूर कोई एक बड़ा कदम भारत सरकार को उठाना चाहिए। अगर भारत सरकार इसमें बड़ा कदम नहीं उठाएगी तो ये माना जाएगा केवल ये मीडिया में कलाबाजियां खा रहे थे, इसमें कोई भी गंभीर नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, मेरे दिमाग में उलझन है, मैं जानना चाहता हूं। एलन मस्क का दावा यह है कि उन्होंने $21 मिलियन बचा लिए। भाई उनका तो काम ही बचाना है, उनको मैंडेट दिया गया है कि उनको एफिशिएंसी डिपार्टमेंट जो डॉज है, डॉज की तरफ से उनको $2 ट्रिलियन बचाने हैं, $2 खरब बचाने हैं उनको। ये उनको क्योंकि $3 खरब तकरीबन अमेरिका के पूरे प्रशासन और एड वगैरह के ऊपर खर्च होते हैं, वो $2 खरब बना के उन्हें ट्रंप को थमाने हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी उन्होंने पूरी नहीं की तो ट्रंप बहुत बेरहम आदमी है, वो उनको बाहर कर देंगे। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि हमने $21 मिलियन बचा लिए। अगर ये डॉलर बचा लिए गए हैं तो इसका मतलब खर्च नहीं हुए तो इसका मतलब किसी एजेंसी को दिए नहीं गए, चाहे भारत की एजेंसी हो चाहे बांग्लादेश की एजेंसी हो। और अगर ये खर्च हो गए हैं डॉलर, चाहे बांग्लादेश में हसीना का तख्ता उखाड़ने के लिए खर्च हुए हों, चाहे भारत में किसी काम के लिए खर्च किए गए हों ये डॉलर हैं, तब फिर ट्रंप का ये दावा गलत है कि उन्होंने इसको बचा लिया है। तो ये बहुत मामला उलझा हुआ है, बहुत ज्यादा। इसमें बहुत पेचीदगी, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि डॉलर खर्च हो गए हैं, इनका ये हिस्सा खर्च हो गया है या ये बच गए। नंबर एक बात। अब आप आइए दूसरी बात के ऊपर। ट्रंप का मानना यह है कि एलन मस्क जितना डॉलर उन्हें बचा के देंगे, उस डॉलर का बड़ा हिस्सा वो अमेरिकी टैक्स पेयर को, उन्होंने जो कर दिया है उस कर को वापस करेंगे। ये उनका चुनावी वायदा है? और उन्होंने अब उस चुनावी वादे को और भी साफ कहा है कि जो पैसा बचा है, और उन्होंने कहा बहुत बड़ी रकम बच गई है, साहब उन्होंने रकम नहीं बताई, उन्होंने कहा कि एस्टोनिशिंग फिगर ऑफ डॉलर्स हैव ऑलरेडी बीन सेव्ड, मतलब है। तो जो एस्टोनिशिंग फिगर है बचे हुए डॉलरों का, उसका 20% वो हर अमेरिकी टैक्स पेयर को कर वापसी के रूप में उनके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, या उनको चेक जाएगा उनके यहाँ पे। बाकी 20% से अमेरिका अपने जो कर्ज अमेरिका के ऊपर है, उस कर्ज का एक हिस्सा चुकाया जाएगा। बाकी जो 60% पैसा बचता है उसका क्या करेंगे, ये अभी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन 40% का खर्चा कैसा होगा ये उन्होंने साफ कर दिया है। अच्छा, अब आपको क्या नहीं लगता कि ये वायदा कुछ वैसा ही है जैसा कि नरेंद्र मोदी ने अपने पहली चुनाव मुहिम में कहा था कि सब लोगों के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे। जी। मोदी जी ने उसको कह दिया कि ये, अमित शाह ने कह दिया कि ये चुनावी फिक्रा है, लेकिन ट्रंप उसको लागू करने पे आमादा है। ट्रंप के पास एक पूरी योजना है कि इस रुपए को कैसे बचाया, इस डॉलर को कैसे बचाया जाए और हम अपने वायदे को कैसे पूरा करें। ये मुझे लगता है कि ट्रंप और मोदी के बीच का एक फर्क है, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है ये। ट्रंप के पास, देखिए ट्रंप पूरी तरह फ्लॉप हो सकते हैं साबित, हो सकता है ट्रंप का सारी दुनिया में मजाक बने, हो सकता है कि अमेरिकी जनता उनको अगले चुनाव में पूरी तरह धुआंधार उड़ा दे उनको, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके पास भद्दी और भौंडी ही सही, अलोकतांत्रिक ही सही, निरंकुश ही सही, लेकिन उनके पास एक कारगर योजना है ट्रंप के पास, जिस योजना को दिमाग में रख के उन्होंने वायदे किए हैं, और वो उसको अभी महीना भर नहीं हुआ है उसको जमीन पर उतारने पर लग गए हैं उनको, और उन्होंने अपने पूंजीपति दोस्तों को भी इस काम में लगा दिया है। मोदी जी जब वायदे कर रहे थे 2014 की चुनावी मुहिम के दौरान, तो उनके पास कोई योजना नहीं थी, वो सिर्फ मंच से झूठ बोल रहे थे, और बाद में जब उनसे बार बार उनको गिरेबान में मुंह डाल के देखने के लिए मजबूर किया गया, तो उन्होंने बचने के लिए कह दिया ये केवल एक चुनावी जुमला था। मतलब अमेरिका का नेतृत्व और हिंदुस्तान का मौजूदा नेतृत्व, उन दोनों के बीच का ये फर्क होता। जी। मैं अब भाई एक और चीज मैं इसलिए, क्योंकि उस पर भी लोगों का ध्यान नहीं गया,
ट्रंप लगातार ये असर्ट कर रहे हैं कि मेरी आईक्यू जो है वो 156, कहीं-कहीं 162 बोलते हैं, कहीं 156 कहते हैं। और मैं दर्शकों को साधारण सी चीज बता दूं कि अगर 156 किसी की आईक्यू है तो वो दुनिया के 99.99 जो फिगर मेरे सामने लिखे हैं, 156 IQs at 99.99054, वो कई मतलब 99.99 लोगों से ज्यादा अकलमंद है। कुछ लोगों का ये ऑब्जर्वेशन भी है कि इस समय ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े मदारी हैं और वो अपनी धुन पे लोगों को नचाना चाह रहे हैं कि ऐसे नाचो, और लोग नाचने को तैयार भी हैं। मैं एक बहुत छोटी टिप्पणी इस पे, क्योंकि उसके बाद एक जो कोस्टा रिका और वहां पे हमारे इमिग्रेंट्स जा रहे हैं उस पे वो ले लेंगे, लेकिन सबसे पहली एक बहुत छोटी टिप्पणी इस पे। देखिए, ट्रंप की जो शेखियां हैं उनको मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। ट्रंप पहले भी शेखियां बघारते रहे, झूठ बोलते रहे, इसमें उनका कोई स्थान ही नहीं है। पिछली बार तो उनके झूठों को गिना जाता था, उसकी गिनती की जाती थी। इस बार भी शायद अमेरिकी मीडिया उनके ट्रंप ने आज कितने झूठ बोले, ट्रंप ने कल कितने झूठ बोले। अच्छा, दूसरे, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उनका जो आत्मविश्वास है, वो एक शेखीखोर 30 मार्का की सीमा तक पहुंचा हुआ है। अभी से नहीं, हमेशा से ही। जिस तरह की वो बातें करते हैं, उन बातों में मुझे पक्का यकीन है कि उसमें 75% बातें वो कभी धरती पे नहीं उतार पाएंगे। 25% बातें उतार सकते हैं धरती पे, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अधिकार बहुत होते हैं, तो वो उन अधिकार, और अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है उनके, और ये एक ऐसी स्थिति है। अब जैसे उन्होंने एक दावा किया है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, तो पूरे अमेरिका के बुद्धिजीवी इस बात पर हंस रहे हैं कि हिस्ट्री के स्टूडेंट है, मतलब सब लोग इस पर हंस रहे हैं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। तो ये उसी तरह के हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं जैसे हमारे नरेंद्र मोदी एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्वान है ये, उसमें इनके पास डिग्री है, और इतिहास के इतने बढ़िया छात्र हैं कि ये सिकंदर को पटना तक ले आए थे। जी 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 जी, सिकंदर को बिहार तक ले आए थे, जब सिकंदर बिहार आया था, अपने भाषण में बोल चुके हैं। ये इनकी स्थिति है। नहीं, गुरु नानक, कबीर और गुरु गोरखनाथ को एक जगह बिठा दिए थे। हाँ, दिल्ली, दुनिया में आत्ममुग्ध राजनीतिक नेतृत्व का ये दौर चल रहा है। एक ऐसे आत्ममुग्ध राजनीतिक नेतृत्व का दौर चल रहा है जिसमें नेता अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानता है। ट्रंप के बारे में तो अभी ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने ये कहा है कि ये तो दुनिया का सम्राट बनना चाहते हैं। इस बात को लेकर काफी हंगामा है, और लुला ने जो बात कही है, जो निष्पक्ष किस्म के समीक्षक हैं वो भी मान रहे हैं कि ट्रंप की शैली बहुत ही इंपीरियस है, और वो वास्तव में सम्राट की शैली में ही अमेरिका को चला रहे हैं और दुनिया को चलाना चाहते हैं। वो बिल्कुल सारी चीजें जो है ना, वो एक तरफा कर रहे हैं ट्रंप, और ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट होकर निकल के सामने आ गई हैं। इनमें कोई संदेह नहीं रहा, क्योंकि रोज वो कुछ ना कुछ ऐसा कहते, और रोज ना ऐसा कहते हो करते हैं जिससे ये साबित होती है। तो इनकी बहुत सी बातों को हम लोगों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हम लोगों के लिए ये ट्रंप एक मनोरंजन के स्रोत भी है हम लोगों के लिए। जी, जैसे नरेंद्र मोदी मनोरंजन के स्रोत हैं, उससे ट्रंप भी मनोरंजन के स्रोत है। लेकिन ये मनोरंजन ऐसा है कि जो अपने को इफेक्ट भी करता है थोड़ा, मतलब कुछ मनोरंजन ऐसे होते हैं, मदारी का खेल देख के आगे बढ़ जाइए। नहीं, अकेले दम पे भारतीय अर्थव्यवस्था को ये बंदा तबाह कर देगा। जी जी, मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये मेरी भविष्यवाणी 100% सही साबित होगी। अकेले दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। अभी जो दवाओं के ऊपर, जेनरिक दवाओं, जो अमेरिका की 45% जेनरिक दवाएं भारत सप्लाई करता है, उन दवाओं के ऊपर इन्होंने जो 25% का टैरिफ लगाया है, उससे $2.5 बिलियन का 6 बड़ी भारतीय दवा कंपनियों को नुकसान हो गया है, और भारत का जीडीपी जो है वो पॉइंट दशमलव गिर जाएगा, ये गोल्डमैन सैक्स ने कहा है। मतलब ये स्थिति है। और अभी केवल उन्होंने 3 चीजों के ऊपर टैरिफ बढ़ाया है, स्टील के ऊपर, एल्युमिनियम के ऊपर और दवाओं के ऊपर। अभी जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनके ऊपर टैरिफ बढ़ाना बाकी है। और जब मोदी वहां गए थे तो उन्होंने मोदी साफ कहा था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, टैरिफ बढ़ाऊंगा। और ये भारतीय मीडिया दबा गया, अब उन्हीं के मुंह सामने निकल के आ गया है। फॉक्स न्यूज के ऊपर ये उनके साथ बैठे हुए थे, एलन मस्क के साथ, और वहां उन्होंने कहा कि मैंने मोदी से ये कहा। वो सब अखबार में पूरा इन्वर्टेड कॉमास में छप चुका है। अब मैं एक छोटा इसलिए ले लूं इस ट्रम्प जी पे, क्योंकि वो भी एक ऐसा न्यूज आई थोड़ा विचलित कर रही है, उसकी बहुत क्लैरिटी नहीं है। जो सेंट्रल अमेरिकन देश हैं, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पनामा, वहां पे एक कोलंबिया, ये अभी एक खबर आई कोस्टा रिका के प्रेसिडेंट के ऑफिस के हवाले से कि
वो करीब 200 लोग कमर्शियल प्लेन में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिसपे सेंट्रल एशिया के लोग हैं और उसमें भारतीय भी हैं, वो कोस्टा रिका आ रहे हैं और वहां उनको इमिग्रेंट कैंप पे लगाए रखा जा रहा है। और उसके बाद वो साइलेंट है कि वो कब हिंदुस्तान आएंगे, वहां क्या। कुछ लोगों का ये भी उसमें अटकल है ये, क्योंकि इसकी कोई कि वो एक गुलाम के रूप में, क्योंकि वहां है, वो अमेरिका कह रहा है कि हाँ ले लो, तो उन्होंने वो उनको मीनियल जॉब्स में या ऐसे काम में जहां पे कोस्टा रिका वाले भी काम करने को मना करते हैं, उस जगह लगाएंगे। उस दिन उनको वो करेंगे। अब कब भारत आएंगे नहीं आएंगे उनकी स्वेच्छा है, नहीं है, कंसेंट है, इस पे साइलेंट है। मैं इस पे बहुत संक्षेप टिप्पणी, या भारत के का जो विदेश मंत्रालय बिल्कुल मुंह सिल के बैठ गया है कि अगर इसने कुछ बोल दिया तो शायद बेंच पे खड़ा कर दिया जाएगा। देखिए, एक तमिल पत्रिका है, मैं उसका नाम अभी देख के बताता हूँ आपको, तमिल पत्रिका का। वो बहुत जी भड़ास के ऊपर, जो भड़ास वेबसाइट है, उस पे जी। मैंने आज सवेरे ही देखा है उसको। उस तमिल तमिल पत्रिका की पूरी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है भारत सरकार ने। क्यों ब्लॉक ओ कर दिया है? उस पे एक कार्टून प्रकाशित हुआ है उसके ऊपर। उस कार्टून में 2 कुर्सियां, 2 सोफे सेट रखे हुए हैं, सिंगल वाले, इसमें अकेला आदमी बैठता है, एक पे ट्रम्प बैठे हुए हैं, एक पे मोदी बैठे हुए हैं। और मोदी के हाथ पैरों में हथकड़ी बेड़ी है और ट्रम्प उनकी तरफ इशारा करके कहकहा लगा रहे हैं। ट्रम्प जो है उनकी तरफ इशारा करके कहका लगा रहे हैं। ये, हाँ देखिए, आ गया आ गया आ गया, मिल गया। ये तमिल पत्रिका है, आनंद विकटन। ये 38 जी, साल पुरानी पत्रिका है। और आप चाहें तो ये वाला जो लगा कार्टून देंगे। है, आप भेज मैं दीजिए, मैं इसको लगवा दूंगा। आइए, हाँ ये अभी अभी देखिए, ये है कार्टून, देखिए, ये देखिए, अभी अभी भी देख सकते हैं, देखिए। तब ये ट्रम्प अट्ठास लगा रहे हैं और मोदी हथकड़ी बेड़ी में बैठे हुए वहां पर सुखड़े हुए बैठे हुए। तो ये है स्थिति। इनकी वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई है इनकी। तो जी ये वास्तव में सही स्थिति है। जो कार्टूनिस्ट ने जो दिखाया है, वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक दिखाया है। कि मेरी ये समझ में नहीं आता, जब कोलंबिया जैसा छोटा देश और दूसरे छोटे देश अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं और ट्रम्प से ये कह सकते हैं कि हम एक भी गैर कानूनी आप्रवासी नहीं लेंगे, अगर आप इस तरीके से व्यवहार करेंगे, हम अपना विमान भेजेंगे, आप उनमें भेजिए, तब हम उनको वापस लेंगे। ये भारत सरकार क्यों नहीं कह सकती? इसके लिए मोदी को अमेरिका जाने की भी जरूरत नहीं थी। यहां तो सीधे सीधे अमेरिकी राजदूत को बुलाकर विदेश मंत्रालय में सिर्फ यही कहा जाना है कि ये आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब कोई भी अमेरिकी फौजी विमान भारत नहीं आएगा, हम किसी को भी वापस नहीं लेंगे। हम वापस लेने का एक नया प्रोटोकॉल बनेगा हमारे आपके बीच में। हम अपनी तरफ से विमान भेजेंगे, उन विमानों में आप उनको बैठा के ठीक से सम्मान पूर्वक भेजेंगे, तब हम उनको वापस लेंगे। ये कहने से ही नरेंद्र मोदी की मूंछ, नरेंद्र मोदी का इससे बहुत ख्याति बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी की उनकी तारीफ होने लगेगी चारों तरफ से। देखिए, अमेरिका के सामने नहीं झुके। पता नहीं क्यों इतने झुक रहे हैं। इससे नरेंद्र जी मोदी की छवि को बहुत नुकसान हो रहा है। जी। अब जी अभय भाई विदेश मैं मंत्रालय कितना भी चुप रहा है, जी इस मामले में भारत सरकार पतली गली से नहीं निकल सकती। जी। मैं एक बस एक चीज कह के अगले उस पे प्रश्न पे आ जाऊं। जो इंटरनेशनल लॉ है उसके हिसाब से अगर आप किसी के बॉर्डर को सेना क्रॉस करती है तो युद्ध है। इट अमाउंट्स टू अग्रेशन। और अगर वो चाहे सेना, पैदल सेना हो, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे वो नौसेना हो, अगर आपके बॉर्डर्स को वो क्रॉस कर रही है तो ये युद्ध के बराबर होता है। मैं दर्शकों के विवेक पे बाकी बातें छोड़ दे रहा हूं कि अमेरिका का युद्ध विमान भारत की सीमा में आ रहा है। मैं जरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है अबे भाई। इलेक्शन कमीशन का अभी आपने देखा वो उसको आप तमाशा कहिए, नाटक कहिए, जो भी हुआ, एक चला कि भाई इलेक्शन कमिश्नर नए आने हैं, उसमें मोदी जी, अमित शाह और लीडर ऑफ अपोजिशन थे कि इन लोग उसको चुनेंगे। ये सब बात 17 तारीख को हो रही थी। हालांकि 12 को केस लग चुका था। 12 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेंच ने कहा था कि साहब, उनसे कहा गया कि साहब जल्दी कर दीजिए क्योंकि 18 को रिटायर हो रहे हैं राजीव कुमार साहब। उन्होंने नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई नया आएगा भी तो हमारा जजमेंट उसको ठीक कर देगा, अगर कोई गलती होगी भी तो। जब 17 को राहुल गांधी गए तो उन्होंने अपनी बात यही कही कि इसको इतनी जल्दी क्या है, क्योंकि अभी अगला इलेक्शन तो बिहार का 8 महीने बाद है। 2-3 दिन रोक लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाने देते हैं। वो नहीं माने रात में, कि मतलब रात में ही सब तय हो गया। राहुल गांधी अपना डिसेंट छोड़ के आ गए।
वो प्रेसिडेंट के पास चल के वो अपॉइंटमेंट उन्होंने सीईसी और एक नए इलेक्शन कमीशन का कर दिया। उन्होंने चार्ज ही ले लिया जी, और जो सबसे बड़ी बात मुझे अभी भाई लगती है कि 19 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया, तो उस दिन जो वकील इधर के थे और उसके बाद प्रशांत भूषण जी भी थे, 3-4 वकील थे जो अलग-अलग उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो बार-बार चिरौरी करते रहे सुप्रीम कोर्ट से कि साहब ये इंपॉर्टेंट मैटर है, 140 करोड़ लोगों का मामला है, इसको ले लीजिए, आज आपने 19 तारीख को लगाया भी था। वो बिल्कुल स्टर्न थे जस्टिस सूर्यकांत, नहीं देश में इतने वो केस हैं, ये कोई अलग से क्यों हम लेंगे, ये सब लाइन से चलेगा। वो इस तरह की बातें कर रहे थे। और मैं उसको रेफरेंस पॉइंट इसलिए पूरा कर दूं, एक हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट लोक आयोग भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाना चाह रहा है, उसको सू मोटो ले लिया था सुप्रीम कोर्ट ने और कहा था नहीं नहीं ये आप नहीं कर सकते, ये आपके परव्यू से बाहर है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि अब उन्होंने कहा कि हम देखेंगे जब समय होगा, सारे केसेस लाइन से आते हैं, उन्होंने कहा साहब ये इंपॉर्टेंट है। अब वो 19 मार्च से पहले तो नहीं देखेंगे, 19 मार्च की शायद डेट लगी। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहता हूं, मतलब ये देखिए, देश ये का पहले से तय था कि ऐसा होगा, ये पहले से तय था ऐसा होगा। इसके बारे में अखबारों में भी तमाम चीजें प्रकाशित हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, लोगों ने पहले से उसको डिकोड कर दिया था। अटॉर्नी जनरल जब वहां पर गए सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये मुकदमा अभी नहीं लिया जाना चाहिए, इसमें ये मुकदमा अभी नहीं लिया जाना चाहिए, इतनी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज उसके इंचार्ज थे, उनका भी आपने नाम भी लिया, वो बिल्कुल जस्टिस सूर्यकांत लीड कर रहे थे। वो पूरी तरह तत्पर थे सरकार के इस तर्क को मानने के लिए। एक तरह से देखा जाए तो सरकार ने तर्क दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस तर्क को तुरंत मान लिया। ये पूरा मामला इस तरीके का है। मैं मानता हूं कि इससे हम लोगों को भी एक सबक सीखना चाहिए। वो सबक ये है कि लोकतंत्र की क्वालिटी हम लोग केवल सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुनिश्चित नहीं कर सकते। मैं इसको बार बार कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट कभी ऐसा आचरण करेगा, हमें लगेगा इसने लोकतंत्र की क्वालिटी सुधारने में मदद की, लेकिन ज्यादा बार वो इस तरह का वो जज लोग आचरण करेंगे, हमें लगेगा कि उन्होंने ये नहीं किया। ये उस दूसरी कैटेगरी में मामला आने वाला मामला है। तो अब तो स्थिति ये है कि अमेरिका में भी इस प्रकार की चर्चाएं होने लगी हैं कि जजों को क्या अधिकार है कि वो राष्ट्रपति के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, उन ऑर्डर्स के ऊपर रोक लगाएं। जजों को क्या अधिकार है, ये सब बातें कहीं आ रही हैं। उपराष्ट्रपति इस बात को कह रहे हैं, एलन मस्क इस बात को कह रहे हैं, और दूसरे तमाम लोग अमेरिका में, ट्रंप के तमाम समर्थक कह रहे हैं कि जो 75 से ज्यादा जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रंप ने जारी किए हैं, उनमें से बहुत से ऑर्डर कोर्ट में चुनौती दी गई है, उसमें कई ऑर्डर्स के ऊपर रोक लग गई है, उनके ऊपर, कई आदेशों के ऊपर। तो वो वहां भी बात तर्क दिया आ रहा है कि ये जुडिशरी जो है, ये प्रशासन में बहुत हस्तक्षेप कर रही है, ये अधिकार इससे ले लिया जाना चाहिए, राष्ट्रपति के ऑर्डर पर रोक लगाने का। और ये बात हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ काफी अरसे से इस बात को कह रहे हैं। तो ये जो किस तरफ मामला जा रहा है, इसका अंदाजा इससे आप लगा सकते हैं। मैं एक चलते एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि हम दोनों लोग उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में अगर कुछ होता है तो हम लोग का थोड़ा इंटरेस्ट भी रहता है। राहुल गांधी अभी 2 दिन के रायबरेली दौरे पे आए, वहां पे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर रहे थे, सवाल जवाब थे उसमें। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि अगर मायावती जी भी हम लोग के साथ ये इलेक्शन लड़ी होती, और उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग उनको अप्रोच किए थे, इंडिया गठबंधन, लेकिन वो नहीं आई, और अगर वो लड़ी होती तो हम बीजेपी ये सरकार नहीं बनाती। ये राहुल गांधी का एक रिएक्शन था। अब उसके बाद मालूम नहीं क्या हुआ कि अगले दिन मायावती जी को क्यों इतना गुस्सा आया, क्योंकि भाई ये हैं, ये सब लोग वो करते हैं, ये सब एक हैं, और मतलब उन्होंने जो जिस तरह की भाषा वो बोलती हैं, उस पे उनको बहुत गुस्सा आ गया था। इस बीच वो कभी अपने मतलब जो उनके भाई के समधी हैं, उनको उन्होंने पार्टी से निकाल बाहर किया है। जो उनका भतीजा है, कभी उसको कहती है मैच्योर है तो रख देती हैं, फिर 2 दिन बाद कहती है इमैच्योर है, इसको निकाल देती हैं, फिर बिठा देती हैं, फिर निकाल देती हैं। वो अपना तमाशा कर रही हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक तो राहुल गांधी की कोई टिप्पणी ऐसी नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ये आंकड़े अब आ गए हैं कि 5% का शिफ्ट दलित वोट इंडिया गठबंधन में हुआ था, और वो एक मेजर रोल प्ले किया था 2024 के इलेक्शन। जो भी इंडिया गठबंधन कर रहा है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो पीडीए के नाम से उसको पुश कर रहे हैं, अब मायावती जी इररिलेवेंट, और दलित वोट को अब आपको क्या लगता है कि उसका एक घर वापसी फिर से हो सकती है, जो क्योंकि वो एक समय कांग्रेस में था, वो वापस, क्योंकि समाजवादी पार्टी अकेले में बहुत कंफर्टेबल दलित वोट नहीं है। अभय भाई, देखिए, राहुल गांधी ने ये जो बात बताई कि मैंने मायावती को बुलाया था कि हमारे साथ जुड़ जाइए, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ें,
ये बात उन्होंने बेसाख्ता कह दी है, यूं ही अचानक कह दी है, जबान पे आई कह दी है, या इसके पीछे कोई योजना है? जो भी हो, उनके इस वक्तव्य का असर बहुत गहरा पड़ा है, क्योंकि इस वक्तव्य का संदेश जो है वो उन दलित वोटरों के पास गया है जो कि भारतीय जनता पार्टी के को वोट देने के प्रति सहज नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में हर 100 दलितों के अंदर से करीब 65-70 जाटव जाति के दलित होते हैं। बाकी 25-30% में बाकी दलित बिरादरियां हैं। उसके बाद पासियों का नंबर आता है। तो इस चुनाव में पासियों का भी वोट और जाटवों का भी वोट काफी बड़े पैमाने पर इधर शिफ्ट हुआ है, इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है। आप दिल्ली के चुनाव को देखिए, मायावती ने दिल्ली चुनाव में उम्मीदवार खड़े किए थे, वो दावा किया था कि हम सरकार बनाएंगे अपनी। दिल्ली में दलितों ने बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। कुछ कुछ सीटें जो है वोटों के भाजपा को भी मिले हैं और कुछ कुछ वोटों की सीटें जो है वो कांग्रेस को भी मिले हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। ये चीज बताती है कि उत्तर भारत का दलित वोटर, दक्षिण भारत का दलित वोटर अलग तरीके से सोचता है, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। यहाँ भी महाराष्ट्र का दलित वोटर भी अलग तरीके से सोचता है। उत्तर भारत का दलित वोटर जो है वो अब फ्लोटिंग हो गया है। फ्लोटिंग हो गया है भारतीय बहुजन समाज पार्टी के पतन के कारण। बहुजन समाज पार्टी उनके मन से उतर गई है। दूसरी तरफ उसका जो एक समांतर लीडरशिप विकसित हो रही थी चंद्रशेखर रावण के रूप में, वो विकसित हो नहीं पाई है। वो अभी एक बहुत छोटे दायरे में सीमित है। वो खुद अपना चुनाव जीत गए हैं, लेकिन उनका कोई दलित राजनीति में कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं है। उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास ढांचा नहीं है, और दलित ब्यूरोक्रेसी ने अभी उनको समर्थन करना शुरू नहीं किया है। दलित ब्यूरोक्रेसी ने उनको मायावती के विकल्प के रूप में देखना शुरू नहीं किया है। इस प्रक्रिया के कारण हुआ यह है कि दलित वोटर पूरी तरह फ्लोटिंग हो चुका है। अब कोई भी इस वोटर को अपनी ओर खींच सकता है, और कांग्रेस इसमें सबसे बड़ा कैंडिडेट है उसको अपनी ओर खींचने वाला। समाजवादी पार्टी कैंडिडेट नहीं है। समाजवादी पार्टी उस वोटर को प्राप्त कर सकती है कांग्रेस के साथ समझौता करके, वरना उसको नहीं प्राप्त होगा। लेकिन कांग्रेस इस वोटर को खींचने का बहुत बड़ा कैंडिडेट है, और राहुल गांधी ने जो वक्तव्य दिया है उससे मायावती की छवि और ज्यादा गिर गई है। दलित वोटरों को इससे संदेश गया है, और कांग्रेस अगर इसी तरीके से इस रास्ते पर चलती रही तो मुसलमान वोटर और दलित वोटर मिलाकर अगले लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस के पास एक अच्छा खासा वोटिंग ब्लॉक होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई। उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है जी, और उत्तर प्रदेश में 20% दलित है जी। अगर कोई पार्टी कहती है कि हम 40% वोटरों के ऊपर अधिकार रखते हैं, 40% में सब नहीं मिलते हैं वोट, हम जानते हैं। अगर 40% का 60% भी मिला, जी, अगर 100 मुसलमानों में और 100 दलितों में अगर 60-60 वोट भी कांग्रेस की तरफ गए तो कांग्रेस की किस्मत पलट जाएगी उत्तर प्रदेश में। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि तब कांग्रेस शुरुआती एक अच्छे खासे फॉर्मिडेबल उससे करेगी। मतलब शुरुआती स्टार्टिंग कैपिटल होगी जबरदस्त, 24-25% से शुरू करेगी वो, और उसके बाद बहुत से लोग हैं जो अपनी, अब तो जिस भी जात का है वो जात नहीं, उसमें जैसे कि ऊंची जातियों का वोट भाजपा का जेवी वोट है, भाजपा वो स्टार्टिंग कैपिटल है, वहां से शुरू करती है। यादवों का वोट और काफी कुछ मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी की स्टार्टिंग कैपिटल। जाटवों का वोट मायावती की स्टार्टिंग कैपिटल था। मायावती ने वो कैपिटल खो दी है, या तेजी से और खोती जा रही है। अगर उन्होंने कोई अपने चाल चलन में रेडिकल संशोधन नहीं किया तो वो पूरी तरह खो देंगी उसको। कुछ दिनों बाद उनका कोई नाम लेवा भी नहीं रह जाएगा। जी, नहीं, क्योंकि मैं एक उदाहरण दे दूं, जैसे एक कुर्मी वोटर जो था वो बहुत ही ठीक से खड़ा रहता था बीजेपी के साथ। हाँ, वो इस बार अखिलेश यादव। अच्छा, और मैं ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो एमएलए थे 52 ब्राह्मण, 49 राजपूत और 41 कुर्मी है, 41 या 47, वो नंबर मुझे ठीक याद नहीं, लेकिन तीसरे नंबर पे कुर्मी सबसे ज्यादा विधायक है। उसको देखते हुए जैसे ही इन्होंने अपना इसको ठीक किया, बैलेंस किया, अखिलेश यादव ने 12 कुर्मी को उन्होंने टिकट दिया, 5 यादव पे रिस्ट्रिक्ट रखा। उसका रिजल्ट तुरंत मिल गया, और आज की तारीख में एक अच्छा खासा कुर्मी रिप्रेजेंटेशन इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश से है। तो वो ये भी मान लेना कि केवल उन्हीं के पास चलेगा तो वहां रहेंगे, वो गलत है। इस चर्चा को अगले हफ्ते तक बहुत सी चीजें नई हो चुकी होंगी। थैंक यू सो मच अभय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने।